हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आपके कमेंट आ रहे थे। स्टार्ट करते हैं हम एचटेट के लिए। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर का करेंगे आज हम। सबसे पहले जो साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसेप्ट है, किसने दिया? F.W. टेलर ने। तो यानी कि क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है और ये सभी को आता भी होगा। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर। ये मैं मान के चल रही हूँ सभी को आता है। कौन है फादर साइंटिफिक मैनेजमेंट के? F.W. टेलर। अब क्वेश्चन कई बार बनता है कि इसकी फुल फॉर्म बताओ। एच टैट में एक बार V.A. ग्रेकुनाज की फुल फॉर्म पूछी हुई थी। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या? F.W. टेलर की फ्रेडरिक विंसलो टेलर। बर्थ इसका 1856 और डेथ 1915। काम कहाँ कहाँ पे किया इसने, किस किस कंपनी में काम किया? जो टेलर थे ना, इन्होंने बिल्कुल फ्लोर लेवल, लो लेवल से काम स्टार्ट करा था। लो लेवल से। और इस बंदे में इतना दम था, ये हायर पोजीशन पे पहुंच गए थे। इन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी है, इसमें 1878 में ये कंपनी ज्वाइन की इन्होंने। एज ए मैकेनिस्ट, यानी कि लोअर लेवल से काम स्टार्ट करा था। विद इन 6 ईयर यानी कि इसमें 6 ऐड कर दोगे तो 1884 में ये उस कंपनी में चीफ इंजीनियर बन गए। लोअर लेवल से अपर लेवल पे पहुंच गए विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन, विद इन 6 इयर्स। यानी कि बंदे में क्या था? दम था। देखो 6 साल में इतनी ऊंची पोस्ट पे चले गए ये। मिडवेल स्टील कंपनी में ही उसी में काम करा और 6 साल के अंदर अंदर 1884 में ये चीफ इंजीनियर बन गए। जो इनकी लास्ट कंपनियां, दो ही कंपनी है, बीच में थी सीमेंट वाली थी बीच में, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली और लास्ट की देख लो। लास्ट वाली जो है बेथलम स्टील कंपनी है, इसमें इन्होंने काफी टाइम तक काम किया। और इस कंपनी के बाद जब इन्होंने कंपनी छोड़ी, उसके बाद इन्होंने कंसल्टेंसी सर्विसेज देनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, सबसे पहले एज ए लेबर इन्होंने लेबरर काम करा था, लोअर लेवल से काम स्टार्ट करा था और अपने टैलेंट के दम पे ये इतनी हायर पोजीशन पे पहुंच गए। बेथलम स्टील कंपनी में भी काम किया और फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दी। कई बार डेफिनेशन दे देता है और पूछता है ये डेफिनेशन किसने दी है, किसके द्वारा गिवन है ये डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। अब देखो डेफिनेशन का आ जाएगा, ये डेफिनेशन किसने दी, तो आप इसको लर्न कैसे करोगे? डेफिनेशन को लर्न कैसे करोगे? डेफिनेशन को लर्न करने का बेस्ट वे है, आप उनका कीवर्ड पकड़िए। जैसे यहाँ पे देखो, बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में काम को करना। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है। आर्ट है ये जानने की कि आप क्या करवाना चाहते हो। मान लो आपको किसी से काम करवाना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए ना आप उसे क्या करवाना चाहते हो, और फिर देखना कि वो उसे अच्छे और चीपेस्ट वे में कैसे कर सकते हैं। वो क्या है? मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी थी किसने? F.W. टेलर में। क्वेश्चन आ जाएगा डेफिनेशन किसने दी। कौन कौन सी बुक्स लिखी इसने, पब्लिकेशन इसकी? शॉप मैनेजमेंट रिसर्च पेपर है, टेलर ने लिखा था। कब लिखा था? शॉप मैनेजमेंट किसने लिखा, ये क्वेश्चन आ सकता है, टेलर ने। ईयर पूछ सकता है, कब लिखा? 1903 में लिखा। बुक लिखी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, तो वहां से आप इसको क्या कर सकते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने लिखी? टेलर ने लिखी। कब लिखी? 1911 में। ये एमसीक्यू आया हुआ है, एक बार ये एमसीक्यू पूछा गया था, कब लिखी? 1911 में लिखी। देखो मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट मीन्स मैनेज करना। अब मैनेजमेंट के आगे हमने क्या किया? साइंटिफिक। आप मैनेज तो कर रहे हो चीजों को, लेकिन कैसे? साइंटिफिक तरीके से। दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या हुआ? मैनेज करना चीजों को। कैसे करना? साइंटिफिक तरीके से। ये किसने बताया था? टेलर ने बताया था, F.W. टेलर ने। बर्थ था 1856। अब इसको याद कैसे करोगे, ये देखो। जो इसने बुक लिखी थी ना टेलर ने, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये उस टाइम इतनी पॉपुलर हुई थी, इसने एक तरफ से क्या ला दी थी? रिवॉल्यूशन, क्रांति ला दी थी। आपने सभी ने एसएस में पढ़ा होगा, क्रांति कब हुई थी, सभी को याद होगा ये 1857। क्रांति के लिए उसे पहले पैदा होना चाहिए, तो टेलर कब हुए? 1856 में। ठीक है, 1856। अब देखो 56, 6 को मैं घुमा दूं तो क्या बन जाएगा? 9 बन गया। 6 को मैंने ऐसे घुमा दिया तो क्या बन गया? ये नीचे कर दिया, इसके हेड को नीचे कर दिया, 59। तो टेलर ऑलमोस्ट 59 की एज तक रहे थे, जिए थे। तो इसमें 59 ऐड करोगे तो इसका क्या आ जाएगा? 1915 क्या आ जाएगा? इसका डेथ आ जाएगी। ठीक है,
तो 1856 क्रांति लाई इसकी बुक ने, याद कैसे करोगे, क्योंकि देखो और भी ईयर है, हेनरी फ्योल के ईयर है, तो थोड़ा कोरिलेट करके तो चलोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। 1850 क्रांति आई, बुक्स ने क्रांति लाई 1856, और 59 ईयर के ऑलमोस्ट ये रहे, तो 59 से 1915 क्या हुआ, 6 को घुमा दो 9 बन गया, 1915 तक ये रहे। कई बार पेपर में पूछ लेता है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट इरा है उसका टाइम पीरियड पूछ लेगा, और क्या दे देगा उसमें, टेलर का ही दे देगा, टेलर का ही दे देगा। ये क्वेश्चन आया हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर में, हेनरी फ्योल का पूछा तो उन्होंने, हेनरी फ्योल का क्या है 1841 है, तो वो दिया हुआ था, तो टेलर का आ जाएगा 1856 से 1915। आई होप आपको ये याद भी हो गया होगा। अब इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक चीज हमने प्रिंसिपल पढ़नी है। सेकंड हमने पढ़नी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या क्या है। थर्ड हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट की अप्रोच क्या है। तो टोटल हम 3 चीजें पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स और अप्रोच। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स। टेलर ने कौन कौन से प्रिंसिपल दिए, साइंस नोट रूल ऑफ थंब। टेलर का माना था साइंस, नाम ही देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, तो साइंस को यूज करो, रूल ऑफ थंब को नहीं। देखो अगर आप एक टेलर के पास जाते हो, ठीक है, अगर टेलर को आप कम कपड़ा भी दोगे ना, वो कैसे जोड़ तोड़ करके कैसे ना कैसे करके आपका सूट स्टिच करके दे देगा, ठीक है, अपनी साइंस लगाएगा। तो ये क्या कहते हैं, टेलर कहता है कि साइंस को यूज करो, रूल ऑफ थंब को नहीं। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है, जैसे आपने कोई काम करा, आपको नहीं आ रहा, आपने काम करा, फिर आपने क्या करा, मिस्टेक हुई, फिर आपने दोबारा से उस काम को करा, फिर मिस्टेक हुई, फिर दोबारा से उस काम को करा। ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज नहीं करो, क्योंकि आप ऐसे करोगे बार बार तो वो क्या होगा, कॉस्टली भी होगा। तो टेलर कहते हैं ऐसा मत यूज करो, आप क्या यूज करो, इसकी बजाय साइंस को यूज करो। अब साइंस कैसे यूज होगी, देखो जैसे टेलर ने क्या करता, वर्क स्टडी करी थी। वर्क स्टडी में क्या आता है, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी। टेलर ने देखा, स्टॉप वॉच ली, देखा टाइम कितना लग रहा है, कौन सा बेस्ट मेथड है, तो वो कहता है उन मेथड, टाइम वर्क स्टडी के थ्रू आप बेस्ट मेथड निकालो और उसको यूज करो, साइंस को यूज करो, नोट रूल ऑफ थंब। हारमोनी नोट डिस्कोर्ड, डिस्कोर्ड का मतलब है लड़ाई झगड़ा, कंफ्लिक्ट। टेलर का मानना था कि अगर मैनेजमेंट है और वर्कर्स हैं, उनमें क्या होनी चाहिए, हारमोनी होनी चाहिए, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं आप मधुर संबंध होने चाहिए, उनके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, मैनेजर्स के और वर्कर्स के, उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। देखो अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो काम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो टेलर का मानना था अगर रिलेशंस अच्छे होंगे तो मैनेजमेंट के और वर्कर्स के प्रोडक्टिविटी अपने आप भी इंक्रीज होगी, वर्कर्स की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेट करना। टेलर कहता है कि वर्कर्स जो है ना कोऑपरेट करें मैनेजमेंट को, कैसे कोऑपरेट करेंगे, अगर मैनेजमेंट कोई वर्कर अच्छा सजेशन दे रहा है, गुड सजेशन दे रहा है, तो मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो वर्कर्स को क्या करे, रिवॉर्ड दे, वर्कर्स को क्या दे, रिवॉर्ड दे, जिससे वर्कर्स भी हैप्पी होंगे, ठीक है, अच्छा काम भी करेंगे। दूसरा, अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वर्कर्स को उसमें इन्वॉल्व करो। वर्कर कहा भी जाता है कि अगर वर्कर्स को आप इन्वॉल्व करोगे ना, आप खुद ही डिसीजन ले रहे हो तो आप उसके अगेंस्ट जाओगे ही नहीं। अगर कोई आपसे डिसीजन पूछ के लिया जाए तो आप उसके अगेंस्ट जाओगे ही नहीं। तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा, वर्कर्स को इंपॉर्टेंट डिसीजन में अगर आप पार्टिसिपेट करवाओगे तो वर्कर्स उस काम को, जो भी डिसीजन लिया उसमें फुल सपोर्ट करेंगे। तो कोऑपरेट होना चाहिए दोनों तरफ से, ठीक है, ये नहीं कि दोनों अपनी अपनी बात करें, ऐसा नहीं कि वर्कर अपने बारे में सोचे, मैनेजमेंट अपने बारे में, ऐसा नहीं, कोऑपरेशन से काम चलेगा। डेवलपमेंट ऑफ ईच ऑफ एवरी पर्सन, हर पर्सन का डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट कैसे होगी, साइंटिफिक सिलेक्शन करना वर्कर्स का, वर्कर्स का सिलेक्शन कैसे करना, साइंटिफिक करना। मैंने ये आज के ही न्यूज में मैंने देखा था, फेसबुक पे शायद एग्जाम हुए थे एस सी एस एच सी एस के, और उसमें क्या आ रहा था कि नंबर बढ़ाए गए हैं, नंबर बढ़ा दिए गए, ठीक है, नंबर बढ़ाए गए हैं, इंटरव्यू में नंबर बढ़ाए गए हैं। तो ये टेलर इन चीजों के तो थे ही अगेंस्ट। टेलर क्या कह रहे थे, भैया सिलेक्शन करो, सही ढंग से तरीके से सिलेक्शन होना चाहिए, ऐसे नहीं सिलेक्शन करना है, ठीक है, प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से सिलेक्शन हो, जो कैपेबल पर्सन है उसी को जॉब दी जाए, और जो पर्सन जिस काम के लिए कैपेबल है उसको वही काम ही दिया जाए। जैसे अब आपने टीजीटी की जैसे वैकेंसी आई थी, आपने देखा कि इसमें जो मंत्री जी के बयान आए थे, उन्होंने कहा था कि जो इंग्लिश टीचर है वही एसएस करवा देगा, ठीक है, एसएस की वैकेंसी, टीजीटी में एसएस की वैकेंसी आई ही नहीं, इंग्लिश की वैकेंसी आई, ठीक है। तो उस बयान के अगेंस्ट भी आया हुआ था कि आप एनिमल्स से, डॉक्टर से ही जो पर्सन का ट्रीटमेंट करवा लीजिए, उसमें अलग से पर्सन की क्या जरूरत है, आप एनिमल वाले से ही पर्सन का ट्रीटमेंट करवा लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जो जिसके कैपेबल है उसको वो काम दिया जाना चाहिए, जो जिसमें एक्सपर्ट है, जो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और काम भी जल्दी होगा।
तो इसी से डेवलपमेंट होगी। और जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। उसके बाद आ गई टेक्निक्स। किसी में ना साइंटिफिक सिलेक्शन, ये साइंटिफिक ट्रेनिंग वगैरह ये प्रिंसिपल भी बना दी, किसी ने अलग कर दिया, लेकिन ये डेवलपमेंट में ही आएंगे। किसी में अलग भी कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप, अब क्वेश्चन आ जाएगा फंक्शनल फोरमैनशिप किसने दी? टेलर ने दी। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है कि टेलर ने क्या कहा था कि प्लानिंग का काम अलग होना चाहिए, प्लानिंग जो कर रहे हैं जो वो अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए अलग से एक्सपर्ट होने चाहिए। यानी किसने सेपरेट कर दिया प्लानिंग और प्रोडक्शन को, प्लानिंग को और एग्जीक्यूशन को या प्रोडक्शन को सेपरेट सेपरेट कर दिया। एक फैक्ट्री का मैनेजर है, उसके अंडर एक्सपर्ट आ जाएगा प्लानिंग इंचार्ज, और दो आएंगे, एक आएगा प्लानिंग का, एक आएगा पीपी, प्लानिंग और प्रोडक्शन। प्लानिंग के अंडर चार एक्सपर्ट हैं, इंस्ट्रक्शन, रूट, टाइम एंड कॉस्ट, क्लर्क, डिसिप्लिन का। प्रोडक्शन में भी चार हैं, प्रोडक्शन में भी चार हैं, ठीक है। और प्लानिंग में भी चार हो गई, फोर प्लानिंग में और फोर, देखो प्लान कर रहे हो कितने अक्षर हैं, एक दो तीन चार, चार है ना, तो चार यहाँ पे एक्सपर्ट और चार ही यहाँ पे। प्रोडक्शन में भी चार ही एक्सपर्ट है, प्रोडक्शन का भी मैं ले रही हूँ PROD, प्रोडक्ट, ठीक है। इसके भी प्लान लिया, इसका भी प्रोड लिया, तो इसमें भी चार हैं, तो चार ही यहाँ पे आएंगे। तो वर्कर्स जो हैं, वर्कर के ऊपर कितने हो गए? चार इधर के चार इधर के, वर्कर्स के ऊपर हो गए टोटल 8, फोर इधर के और फोर इधर के। ये एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, ये एक्सपर्ट है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कार्ड देखो, इसको नाम से देखो, इंस्ट्रक्शन जो क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा काम को कैसे करना है। रूट, आपको मान लो हिसार से दिल्ली जाना है तो आप रूट देखोगे, वाया रोहतक, बहादुरगढ़, रूट बताएगा, ठीक है। ये यहाँ जाओ पहले, रोहतक, फिर बहादुरगढ़, हिसार, फिर दिल्ली, ऐसे रूट बताया। तो रूट क्लर्क स्टेजेस बताएगा। प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, प्रोडक्शन पहले इस स्टेज पे जाएगा, फिर इस स्टेज पे, इस स्टेज पे, ये रूट सीक्वेंस या रूट डिसाइड करेगा। सीक्वेंस कह लो, स्टेजेस कह लो, रूट कह लो, ये डिसाइड करेगा रूट क्लर्क। इंस्ट्रक्शन वाला इंस्ट्रक्शन देगा कैसे होगा काम। टाइम एंड कॉस्ट, जो ये प्रोडक्शन हो रहा है इसमें कितना टाइम लगेगा, कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, कब एक्टिविटी एंड होगी, और उस स्टार्टिंग से एंड की एक्टिविटी को करने में कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा आएगा, कितनी कॉस्ट आएगी, ये सब डिटरमाइन करेगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। डिसिप्लिन, और क्या चल मेंटेन करेगा, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए सारा काम होगा। इसका काम क्या है? डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए काम करवाना, डिसिप्लिन मेंटेन होना जरूरी है। तो अब इसकी ट्रिक बन गई, ITR भर रहे हो आप, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो, कैसे भरोगे? डिसिप्लिन से। इनकम टैक्स रिटर्न को, इनकम टैक्स, T से टाइम, R से रूट और D से डिसिप्लिन, या इसको याद कर लो एक वर्ड से डर्ट। D से डिसिप्लिन, I से इंस्ट्रक्शन, R से रूट और T से टाइम, ठीक है। एक बार R यहाँ पे भी है देखो तो गड़बड़ हो सकती है, तो इसीलिए ऐसे याद करोगे। ITR कैसे भरनी है? ITR डिसिप्लिन से, रूट को फॉलो करेंगे, जो जो फॉर्म में दिया हुआ है सीक्वेंस, रूट मीन सीक्वेंस, उसको फॉलो करते हुए हम ITR भरेंगे। अब आओ प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन क्या कहता है? प्रोडक्शन में भी चार, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। अब स्पीड बॉस क्या है? इसने टाइम सेट कर दिया, देखो अब एस्टेट का एग्जांपल लो। एस्टेट आपको पता है साल में एक बार होता है, ठीक है, और आपको पूरा साल मिलता है तैयारी करने का, लेकिन क्या आपने साल की स्टार्टिंग में तैयारी किसी ने स्टार्ट करी? नहीं करी। तो आपकी स्पीड कहाँ थी? स्पीड थी नहीं उस टाइम। अब आपको पता लग गया 1 मंथ रह गया, आपकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो जितना टाइम सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग स्पीड बॉस का काम है, काम उस स्पीड से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक करना। गैंग बॉस, गैंग बॉस क्या होता है? देखो अब इतना सब है, संभालने के लिए कोई ना कोई लीडर भी चाहिए, तो गैंग बॉस क्या होता है? ग्रुप का लीडर लगा लो। गैंग बॉस क्या होता है? ग्रुप का लीडर। ये सारे काम को मैनेज करेगा, मशीन्स वगैरह की मैनेजमेंट करेगा, सारी जो मटेरियल चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गैंग बॉस की। रिपेयर बॉस, मशीन्स टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, टूट फूट होगी, ब्रेक डाउन हो गया मशीनरी में तो प्रोडक्शन कैसे होगा? तो रिपेयर बॉस की ड्यूटी बनती है कि मशीनरी को अप टू वर्किंग कंडीशन रखे, वर्किंग कंडीशन में रखे। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जब प्रोडक्शन हो गया तो इंस्पेक्टर चेक करेगा जो हमने स्टैंडर्ड क्वालिटी सेट करी थी, प्रोडक्शन उस क्वालिटी का है या स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, ये अगर नहीं है तो क्यों डेविएशन क्यों आए, ये सब देखना इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब याद कैसे करोगे? देखो देखो गैंग बॉस, गैंग खड़ी थी, गैंग, एक गैंग बनी हुई थी रोड पे, ठीक है, गैंग मीन्स गुंडों की गैंग लगा लो, ठीक है, वो रोड पे थी गैंग। तो क्या हुआ? एक इंस्पेक्टर आया,
ठीक है। जैसे इंस्पेक्टर आया तो उस गैंग ने क्या करा, स्पीड मार के भागना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो भागने लगे, दो चार पकड़ पकड़ लिए, इंस्पेक्टर ने उनकी क्या कर दी, रिपेयर कर दी। ठीक है। गैंग थी रोड पे, गुंडों की गैंग थी। इंस्पेक्टर को जैसे ही देखा, उन्होंने क्या करा, स्पीड पकड़ के भागने लगे, और इंस्पेक्टर ने क्या करा, दो चार को पकड़ के उनकी रिपेयर कर दी। ठीक है। तो ट्रिक बन गई जी सर। ठीक है। इसकी ट्रिक कैसे याद कर सकते हो, जी सर से। जी से गैंग बॉस, एस से स्पीड, आई से इंस्पेक्टर, आर से रिपेयर। ठीक है। अब मैंने ये इसलिए बताया आपको, ये गैंग थी, स्पीड थी, रिपेयर कर दी, क्योंकि आर यहाँ पे भी है और आर यहाँ पे भी है। ठीक है। पहले रूट आएगा, फिर रिपेयर आएगा। ठीक है। पहले रूट फिर रिपेयर, पहले इंस्ट्रक्शन फिर इंस्पेक्टर लास्ट में। और जो वर्कर्स हैं, इस वर्कर्स को ऑर्डर किससे मिलेंगे, इंस्ट्रक्शन वाले से, रूट वाले से। टाइम 4 ये हो गए, 4 ये 8 हो गए, 8 बंदों से ऑर्डर मिल रहे हैं। देखो, आपको हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल पता होगा। हेनरी फ्योल ने एक प्रिंसिपल दिया था, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी, यूनिटी का मतलब सिंगल, वन। ऑफ कमांड, कमांड का मतलब क्या, ऑर्डर। ऑर्डर, कमांड मीन्स ऑर्डर, यानी कि वन से क्या मिले, ऑर्डर मिले। लेकिन यहाँ तो 8 से ऑर्डर मिल रहा है, तो इसकी ड्रॉबैक क्या थी, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होती है, वोलेटेड। फंक्शनल फोरमैनशिप की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ही क्या है, इसमें यूनिटी ऑफ कमांड क्या होती है, उसका उल्लंघन होता है, उसका पालन नहीं होता। क्योंकि एक बंदे को किससे मिल रहे हैं, 8 8 सुपरवाइजर से ऑर्डर मिल रहे हैं, 8 8 एक्सपर्ट उसको वो दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड वोलेटेड होगी। थोड़ा सा लिखा है, 8 सुपरवाइजर है, 4 तो प्लानिंग से रिलेटेड हो गए, और 4 हमने कर लिया प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गए। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, वो रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। वर्क के स्टैंडर्ड सेट करना, कैसे सेट करना, स्टैंडर्ड मटेरियल। एग्जाम्पल हो, जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो, मान लो आपने क्लोथ लेना है, अनस्टिच, अनस्टिच आप क्लोथ ले रहे हो। ठीक है। आपको सूट स्टिच करवाना है। ठीक है। तो आप कपड़ा ले रहे हो उसके सूट स्टिच करवाने के लिए। ठीक है। तो वो कहेगा ये इतने रेट का है जी, आप कपड़े को हाथ लगा के दीजिए, ये मटेरियल बड़ा फाइन क्वालिटी का है। तो मटेरियल के भी स्टैंडर्ड सेट करो, आप उससे कम स्टैंडर्ड के मटेरियल को यूज ही नहीं करोगे अपने प्रोडक्शन में। जैसे ब्रांडेड है तो उनका फिक्स होता है कि हमने इस स्टैंडर्ड का मटेरियल सेट, उनका सेट होता है इस स्टैंडर्ड का मटेरियल यूज करेंगे, तो उससे कम क्वालिटी का मटेरियल वो यूज ही नहीं करते। स्टैंडर्ड मेथड, जैसे आप देखो, जैसे आपने जो आजकल वो पैकेट वाले फूड आते हैं, जैसे सूप का पैकेट लो, मान लो उसके पीछे इंस्ट्रक्शन दी हुई होंगी, क्या क्या मेथड आपने फॉलो करना है, किस मेथड को आपने फॉलो करना है। ठीक है। स्टैंडर्ड मेथड होता है उनका, और उन्होंने वो दिया होता है, उस मेथड को फॉलो करके आप एज इट इज चीज को बना सकते हो। ऐसे ही स्टैंडर्ड मेथड भी एक सेट कर दो। ठीक है। जैसे वो आता है एग्जाम, उसमें मैगी की ऐड आती है ना, मैगी की, वो कहते हैं हम 2 मिनट में क्या बना देंगे, मैगी बना देंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना क्या कर रखा होता है, टाइम सेट। टाइम सेट करा, उन्होंने चीजों को बना बना के देखा है, देखने के बाद उनको पता लग गया हमें कितना टाइम लगता है, 2 मिनट लगता है, और वो पूरा मेथड भी क्या करेंगे, उसके मैगी के पैकेट के पीछे लिख देते हैं। तो मेथड सेट करो। जैसे आप भी अगर डेली रूटीन में चाय बनाते हो, या वेजिटेबल्स बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो आपको भी क्या है, डेली डेली करते एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपका एक मेथड सेट हो जाता है, फिर उसी मेथड को आप फॉलो करते हो। स्टैंडर्डाइज वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन भी कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड भी होनी चाहिए। हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अगर साफ सफाई वगैरह नहीं है तो उसका भी प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। स्टैंडर्डाइज मशीन एंड टूल्स, जो मशीन्स वगैरह हैं, टूल्स भी हैं, वो भी, जैसे कुछ लोग होते हैं, देखो आईफोन ही यूज करेंगे, उनका सेट है भाई टारगेट, हमें आईफोन ही लेना है, उसके अलावा कोई फोन लेना ही नहीं है। तो ऐसे मशीन के भी आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो, इससे कम क्वालिटी का हम नहीं लेंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क को सिंपल कर दो। देखो, पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। मैं आपको कहती हूँ ट्रिक वगैरह से करो, क्योंकि डाटा बहुत सारा हो जाता है, तो ये क्या हो रहा है, हमारे काम को हम सिंपल कर रहे हैं, अपनी स्टडी को सिंपल बना रहे हैं। ठीक है। जिससे क्या हो, हमें रिकॉल भी जल्दी हो जाए, रिकॉल जल्दी हो जाए, रट्टा नहीं लगाना। साइंस की बात कर रहा है टेलर, तो स्टैंडर्ड सेट करेगा हर चीज के, वर्क का स्टैंडर्ड सेट करेगा, वर्क को सिंपल करेगा। ठीक है। और एक अच्छा स्टैंडर्ड मेथड सेट करेगा, टाइम, हर चीज मैनेज करके चल रहे हैं। देखो इसमें हम वर्क को सिंपल कैसे कर सकते हो, अननेसेसरी इलिमिनेट कर दो, अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है, देखिए शूज लेने जाते हैं, तो शूज में आपने कहा 5 नंबर दे दो, फिर आप कहोगे 5.5 दे दो जी, वो नंबर आपको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें इतना सा फर्क है। आप अननेसेसरी इसको प्रोड्यूस करोगे, टाइम वेस्ट कर रहे हो, 5 6 7 8 ऐसे नंबरों में मिलेगा, 10 12 ऐसे मिलेगा। तो जो अननेसेसरी डाइवर्सिटी है ना, वो क्या करो, रिड्यूस करो, वर्क को सिंपल करो, ये बनाओ फिर ये बनाओ, नहीं, जितना रिक्वायरमेंट है, जिस उस साइज के अकॉर्डिंग शूज बनते हैं। ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे साइज को हटा के वर्क को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में 4 आएंगी, अच्छा एक शायद नहीं दिख रही आपको, मेथड स्टडी, टाइम, मोशन, मैं एक ऊपर लिख देती हूँ, फटीग स्टडी।
टाइम, मोशन, मेथड और फटीग स्टडी। मेथड मीन्स एक मेथड सेट कर दो, जैसे हमने कहा कि जो भी नूडल्स का पैकेट वगैरह उसके पीछे मेथड लिखे होते हैं, ऐसे ही टेलर ने क्या करा, काम को ऑब्जर्व करा और एक मेथड कहा, ये साइंस, ये मेथड है, इस मेथड से काम होना चाहिए। टाइम स्टडी, स्टॉप वॉच को टेलर ने यूज करा। पहले देखो, मैंने जैसे पेपर है, आप पेपर देते हो, पेपर का टाइम 3 घंटे ही क्यों सेट है? क्योंकि 3 घंटे में हमारा पेपर पूरा हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं 3 घंटे में भी नहीं कर पाएंगे, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं 3 घंटे से पहले भी कर लेते हैं, लेकिन ये कम बच्चे होते हैं। एवरेज टाइम जो होता है वो क्या है, 3 घंटे ही सेट है। तो बार बार ऑब्जर्व, एक्सपीरियंस, इनसे क्या होते हैं, चीजें सेट हो जाती है, फिर स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं। मोशन स्टडी, मोशन का मतलब होता है जो हिल डुल रहा है बंदा, हिल डुल रहा है। एक इसमें एक्सपीरियंस था इसका, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट देख कैसे करा, एक बंदा था, वर्कर था, ईटों को उठा रहा है, वो ब्रिक को उठा रहा है, तो इन्होंने ऑब्जर्व करा, गिलबर्ट ने, टेलर ने, इन्होंने ऑब्जर्व करे थे कि ना ये अननेसेसरी मूवमेंट कर रहे हैं, अननेसेसरी मूवमेंट हो रही है। एक ईट को उठाने में 18 मूवमेंट कर दी उसने, जबकि इन्होंने फिर बताया कि नहीं, ये मूवमेंट इतनी नहीं होनी चाहिए, मूवमेंट कितनी होनी चाहिए, उन्होंने 18 से रिड्यूस करके 5 तक कर दी। ठीक है, अननेसेसरी मोशन का मतलब है अननेसेसरली हिलना डुलना, अननेसेसरली नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिससे काम फास्ट हो। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी पे और फटीग स्टडी पे फ्रैंक गिलबर्ट और उनकी वाइफ लिलियन गिलबर्ट ने बहुत ज्यादा काम करा है। इससे रिलेटेड इनकी बुक भी है, लिलियन गिलबर्ट और फ्रैंक गिलबर्ट की इनकी बुक भी है, तो इन्होंने बहुत ज्यादा काम करा हुआ है मोशन स्टडी और फटीग स्टडी पे, फ्रैंक गिलबर्ट और लिलियन गिलबर्ट की। आप देखो, फटीग स्टडी, फटीग क्या है भाई, देखो आप पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते आप, ऐसा तो नहीं है ना कि 12 के 12 घंटे कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहोगे आप, ऐसा हुआ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो फटीग स्टडी से रेस्ट के टाइम का भी ध्यान रखा जाता है कि अगर फटीग हो रही है तो रेस्ट पीरियड भी बीच में डाले जाते हैं, जैसे हमने 1-2 घंटे पढ़े फिर रेस्ट करा, 2 घंटे पढ़े फिर रेस्ट किया, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं। उसके बाद है डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम है, टेलर ने क्यों दिया, टेलर कह रहा है देखो, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, ठीक है, इसने बनाई 10 यूनिट, इसने बनाई 8 यूनिट, हमने इसको कितने पैसे दिए, 50 रुपए, हमने इसको भी कितने दे दिए, 50 रुपए दे दिए। अब ये बंदा तो बड़ा खुश, मैंने तो 8 बनाई मुझे 50 मिल गए, ये बंदा बड़ा दुखी, भाई मैंने 10 बनाई मुझे 50 मिले, मैं क्यों बनाऊं, कल से मैं भी 8 ही बनाऊंगा, मैं क्यों एफर्ट लगाऊं। ठीक है, तो इसके मन में फीलिंग्स आ सकती हैं। तो टेलर कहता है जो एफिशिएंट वर्कर है और जो इनएफिशिएंट वर्कर है, के बीच में इन्होंने क्या करा, डिफ्रेंशिएट करा। कैसे डिफ्रेंशिएट करा, जो एफिशिएंट वर्कर है उसको हायर वेज रेट दो, हायर वेज रेट, जो इनएफिशिएंट है उसको लोअर रेट से वेजेस दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि एफिशिएंट वाले को रिवॉर्ड मिलेगा तो और बेटर काम करेगा, इनएफिशिएंट वाले को कम मिलेगा तो उसको मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे भी ऊपर जाना है, मुझे भी हायर वेजेस चाहिए। ठीक है, तो टेलर ने क्या डिफरेंशिएट किया, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में डिफरेंशिएट करो, एफिशिएंट वाले को हायर दो, इनएफिशिएंट वाले को लोअर दो। तो इन्होंने कहा कोई कितने, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लेती हूँ, मैंने यूनिट सेट कर दी, एक बंदा कितनी यूनिट बनाएगा, एक दिन में 10 यूनिट बनाएगा। जो 10 यूनिट, मेरा ये स्टैंडर्ड सेट हो गया, ये मेरी स्टैंडर्ड यूनिट है, जो स्टैंडर्ड यूनिट को बना लेगा या उससे ग्रेटर बनाएगा, या तो स्टैंडर्ड यूनिट के इक्वल या ग्रेटर बनाएगा, ठीक है, तो उसको मिलेंगे 50 रुपए पर यूनिट, 50 रुपए पर यूनिट। जो स्टैंडर्ड यूनिट से कम बनाएगा उसको मिलेंगे 40 रुपीज पर यूनिट, 40 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, अब एक पर्सन ए एफिशिएंट है, ए ने मान लो बना दी 12 यूनिट, 12 यूनिट बनाई, तो ए को कितने पैसे मिलेंगे, जितनी यूनिट बनाई, यूनिट इंटू प्राइस पर यूनिट, प्राइस कितना मिल रहा है 50, तो 12×5 = 60, तो ए को मिल गया 600। मान लो बी ने बनाई 9 यूनिट, तो बी ने स्टैंडर्ड यूनिट कितनी है 10, तो 9 यूनिट स्टैंडर्ड से कम है, तो इसको किस कैसे मिलेंगे 40, तो इसको मिलेंगे जितनी यूनिट्स बनाई और इनटू प्राइस, 9 यूनिट्स बनाई, 9 इंटू पर यूनिट कितना है 40, तो इसको मिलेगा 360। देखो इसका स्टैंडर्ड यूनिट से ज्यादा था तो इसको 50 दिया, इसका स्टैंडर्ड यूनिट से कम था तो इसको हमने कम दिया। तो ये है डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, एफिशिएंट वाले को ज्यादा सैलरी दो और इनएफिशिएंट वाले को कम सैलरी दो, जिससे इसको मोटिवेशन मिले कि मुझे भी यहाँ तक पहुंचना है। फिर एक अप्रोच दी टेलर ने, मेंटल रिवोल्यूशन। ठीक है, वैसे किसी किसी बुक में मैंने देखा है ये मेंटल रिवोल्यूशन प्रिंसिपल में डाली हुई है, बट जबकि ये प्रिंसिपल या टेक्निक नहीं है, ये एक अप्रोच थी जो टेलर ने दी थी। इन्होंने कहा था देखो, मेंटल, मेंटल का मतलब क्या है, माइंड, माइंड। ठीक है, इन्होंने कहा अपने माइंड सेट को ही चेंज कर लो, इधर वर्कर है, इधर
एम्प्लॉय लगा लो, इधर लगा लो एम्प्लॉयर, दोनों क्या करें, अपने माइंडसेट को ही चेंज कर ले। अगर माइंडसेट ही चेंज हो गया, यानी कि माइंडसेट कैसे चेंज होगा, वर्कर समझे कि हम मैनेजमेंट के बिना, एम्प्लॉयर के बिना कुछ नहीं है, अगर वो ही नहीं है तो हमें सैलरी कौन देगा। एम्प्लॉयर भी समझे अगर एम्प्लॉय ही नहीं है तो काम कैसे होगा। दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझें, एक दूसरे की नीड्स को समझें, अपने माइंडसेट को चेंज करें। वर्कर्स ये नहीं सोचे एम्प्लॉयर मेरा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, एम्प्लॉयर भी नहीं सोचे कि वर्कर अपनी कम काम कर रहे हैं, तो दोनों अपने माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलें, जिससे क्या होगी, सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएगी। लेकिन ये थ्योरेटिकल बात बहुत अच्छी है, अगर हम ये अपने घर पे ही अप्लाई करते, देखो अगर हम अपने घर पे ही अप्लाई कर देते हैं, जो जिन घर में जिन भी 2 पर्सन के झगड़ा हो रहा है, वो अपने माइंडसेट को ही चेंज कर रहे हैं, घर स्वर्ग नहीं बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये थ्योरेटिकल चीजें कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन में इनको प्रॉब्लम भी आती है। माइंडसेट जैसे चेंज करने के लिए इन्होंने तो कह दिया, लेकिन ये एक डिफिकल्ट टास्क भी है, इतनी इजिली ये चेंज भी नहीं होती चीजें। ठीक है, जैसे मैं आपको घर का एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई भी 2 बंदे घर में आपस में लड़ रहे हैं, माइंडसेट ही चेंज कर ले तो घर में लड़ाई नहीं होगी, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा ये टेलर का हो गया कंसेप्ट हमारा। ठीक है, एस्टेट के लिए इतना सफिशियंट है। हम रिवाइज करते हैं। आप टेलर का देखो, सबसे पहले इसका पूरा नाम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, FW टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। एक ही बार वीडियो देखो और इसी में पूरा का पूरा कर लो, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़े। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ठीक है, पूरा नाम हो गया। कब इनका बर्थ था, क्रांति, क्रांति से 1856। ठीक है, 9 घुमा दो, 9 घुमा दो, क्या आ गया, 1915 डेथ होगी, हो गया याद ये। ठीक है, बुक लिखी, डेफिनेशन दी थी, डेफिनेशन क्या थी, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग what you want to do and then seeing that they do it in the best and the cheapest way, best and the cheapest way, टेलर ने डेफिनेशन दी थी। फिर इसके बाद हमने क्या करता, उसकी बुक्स, पब्लिकेशंस, शॉप मैनेजमेंट, रिसर्च पेपर लिखा था इन्होंने, कौन सा, शॉप मैनेजमेंट, कब लिखा था, 903 में बुक लिखी थी। बुक ने ही रिवॉल्यूशन लाया था, बहुत इंपॉर्टेंट, उस टाइम ये पॉपुलर इनकी बुक हुई थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख देती हूँ, साइंटिफिक मैनेजमेंट। कब लिखी, ईयर पूछ लेते हैं, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। क्वेश्चन एक एक जो भी मैंने बताया ना, ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ से यहाँ से सारी जगह से एक एक क्वेश्चन बन सकता है इसका। उसके बाद हमने 3 चीजें पढ़ी इसमें, प्रिंसिपल्स, इसके प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स और अप्रोच। अप्रोच इजी है, अप्रोच कौन सी थी, मेंटल रिवॉल्यूशन। अप्रोच कौन सी थी, मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन क्या कहती है, दोनों सभी अपने माइंडसेट को क्या करो, चेंज कर दो। ठीक है, प्रिंसिपल्स कौन से पढ़े थे हमने, प्रिंसिपल आप बताइए, हार्मनी, नो डिस्कॉर्ड, रिलेशन अच्छे होने चाहिए, डिस्कॉर्ड झगड़ा नहीं होना चाहिए, साइंस यूज करो, नोट रूल ऑफ थम। लकीर, रूल ऑफ थम का मतलब है लकीर का फकीर मत बनो, जो सदियों से चलता आ रहा है मेथड, उस मेथड को फॉलो मत करो। कुछ अच्छा मेथड है, कुछ नया मेथड है, टाइम सेव कर रहा है आपका, कॉस्ट भी कम आ रही है, तो उसको फॉलो करो। ठीक है, और क्या था, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म अपनी बात नहीं करो, पूरा कोऑपरेट करके चलो। ठीक है, एक सेकंड, कोऑपरेट करो, इंडिविजुअलिज्म नहीं करो। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, हर पर्सन की डेवलपमेंट हो, कैसे होगी, साइंटिफिक ट्रेनिंग है, साइंटिफिक सिलेक्शन है, जो जिसके कैपेबल है उसको वो काम दिया जाए। फिर आ जाओ टेक्निक में। टेक्निक में हमने क्या क्या करी, सबसे जो इंपॉर्टेंट टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप, ये अलग से टॉपिक है वैसे, फंक्शनल फोरमैनशिप का यहाँ कर, फंक्शनल फोरमैनशिप। कितने पर्सन थे इसमें, फैक्ट्री इंचार्ज था पहले, मैनेजर लगा लो या इंचार्ज लगा लो, प्लानिंग का, और इधर था प्रोडक्शन का। इसके अंडर थे 4, इसके अंडर भी थे 4, इसके अंडर 4 कौन से थे, जी सर, गैंग, स्पीड, रिपेयर, इंस्पेक्टर, गैंग, स्पीड, रिपेयर, इंस्पेक्टर। इसमें भी 4 थे, 4 कौन कौन से थे, डर्ट, मैंने वर्ड क्या लिखा, डर्ट। ठीक है जी, डर्ट। डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए, आईटीआर भरते हुए डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, आईटीआर भरोगे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे, रूट देखोगे, पहले कौन सा कॉलम कौन सा, रूट, और फिर टाइम, किस टाइम पे भरनी है वो टाइम भी, बाद में नहीं, जिस टाइम पे भरनी है वो टाइम भी। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। ड्रॉबैक क्या थी मेन, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होती है, यूनिटी ऑफ कमांड वोलेटेड, उल्लंघन होता है उसका यहाँ पे। क्यों, क्योंकि वर्कर्स को बहुत से एक पर्सन से ऑर्डर नहीं मिले, बहुत सारे सुपरवाइजर से ऑर्डर मिल रहे हैं या उसके बॉस से ऑर्डर मिल रहे हैं, तो क्या होता है इसमें, यूनिटी ऑफ कमांड वोलेटेड होती है।
उसके बाद क्या था, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, वर्क को स्टैंडर्ड कर दो भैया, ठीक है, वर्क का स्टैंडर्ड करो, स्टैंडर्ड मेथड को स्टैंडर्ड कर दो, हर स्टैंडर्ड मेथड हो जाना चाहिए, स्टैंडर्ड मटेरियल होना चाहिए, स्टैंडर्ड मशीन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड टूल्स होने चाहिए, वर्क स्टडी करो, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क करो, वर्क को जितना सिंपल हो सकता है सिंपल करो, कॉम्प्लिकेशन की कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड चीजों अगर इजी हो सकती है तो चीजों को कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना हमने, ठीक है, मेरा भी यही मानना है कि अगर स्टडी हमारी इजी हो सकती है तो हम उसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें। उसके बाद वर्क स्टडी आ गई, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी थी, उसमें टाइम स्टडी थी, फटीग स्टडी थी। फिर आया डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको ज्यादा सैलरी दे दो, ज्यादा वेजेस दे दो, जो कम काम कर रहा है उसको कम सैलरी दो, ठीक है। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, शेयर कर देना भाई, शेयर करने से ना मोटिवेशन मिलता है, तो शेयर कर देना इसको। थैंक यू सो मच।